हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डीएलएड फेस टू फेस एग्ज़ाम जो नवंबर में होने वाली है उसके लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं जिसका ये चौथा सीरीज़ है। इसमें हम S1 ये सेकेंड ईयर के लिए है जो एग्ज़ाम होने वाली है, और फर्स्ट ईयर का अलग वो हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये सेकेंड ईयर के लिए चौथा वीडियो है। इसमें हम एक एक जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें आगे के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें हेल्प मिलता है। तो ये अभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय कराएंगे, समझ गए। इसलिए S1 का है कि ये S1 का है, इसके बाद S2 का भी करवाएंगे। S3 का तो एग्ज़ाम होता नहीं है, और जो मेन टॉपिक है उसका हम करवाते चलेंगे, समझ गए। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं चौथा सीरीज। इसमें पहला 24 नंबर क्वेश्चन है, विधेयात्मक या धनात्मक विभेद क्या है। तो इसको पढ़ के हम समझते हैं कि देखिए, समाज का कोई वर्ग यदि विकास के मुख्य धारा से बहुत दूर है तो उनके लिए क्या करना है। सरकार का काम है कि उनके लिए एक विशेष प्रावधान की आवश्यकता है, क्योंकि समानता के व्यवहार का लक्ष्य क्या है, समता के स्थिति की प्राप्ति है। अतः यदि पिछड़े अति पिछड़े तबके के लिए विशेष व्यवस्था नहीं किया जाए तो वह गैर बराबरी को मिटाकर समरस समाज की स्थापना में एक बड़ा अवरोध होगा। अगर हम पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं उसके लिए अगर हम विशेष व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये क्या है, जो हम जो सपना देखे हैं समरस समाज की, एक रूप एक समानता जो है, समानता जो हर समाज में समानता का भाव जो विकसित कराने के लिए, तो ये भावना जो है कभी भी क्या होगा, पूरा नहीं होगा अगर हम उसके लिए विशेष व्यवस्था नहीं करते हैं तो। अतः हमारे संविधान में इस आशय हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य द्वारा संपूर्ण समाज के समरस विकास व समानता की स्थिति की प्राप्ति के लक्ष्य से किया गया यह विभेद विधेयात्मक या धनात्मक विभेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों को संक्षेप में बताएं अथवा मूल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर है मूल अधिकार, समझ गए, मूल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। ये विधेयात्मक व धनात्मक विभेद समझ गए। इस विधेयात्मक या धनात्मक विभेद में वो होता है कि जो अति पिछड़े तबके वर्ग के लोग हैं उसके लिए हमें क्या करना है, विशेष व्यवस्था करनी है। अगर नहीं करते हैं तो ये क्या है, समता मूलक समाज का लक्ष्य की जो प्राप्ति हम की ओर जा रहे हैं वो नहीं होगा, समझ गए। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों को संक्षेप में बताएं या मूल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त ये जो है संविधान जो है यहाँ पे लिखा गया है, ये हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका अर्थ क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो है दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को जो है हम क्या करें, अंगीकृत संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य है, और यह 6 मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय पर आधारित है। इस संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 तक में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। प्रारंभ में इस संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। प्रारंभ में कितने मूल अधिकार प्राप्त थे, तो 7। परंतु 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मूल अधिकार की सूची से निकालकर उसे कानूनी अधिकारों की सूची में जोड़ दिया गया, और इस प्रकार 6 मूल अधिकार रह गए, समझ गए। 2002 में देखिए, 2002 में सरकार ने संविधान में 86वां संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की
शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान कर उसे स्पष्ट एवं सुनिश्चित कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को को 6 मूल अधिकार है। कौन सा यहाँ पर देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की एवं संस्कृति का अधिकार, 6 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सब अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें और ऊपर देखिए कुछ हम पॉइंट लिखे हुए थे। मूल अधिकार जो है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से ये लिया गया मूल अधिकार? तो ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा बोला गया है, यानी नैसर्गिक। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है, भारतीय संविधान में वर्तमान में प्रत्येक नागरिकों को कौन कौन से कर्तव्य है? तो देखते हैं उत्तर। प्रारंभ में हमारे संविधान में केवल मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। उसके बाद 2001 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा 51A में 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के 11 कर्तव्य हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक में देखिए संविधान का पालन करे। ये भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उसका क्या है? कर्तव्य है। 11 कर्तव्य है जिसका पालन करना जरूरी है। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। समझ गए? राष्ट्रध्वज के प्रति जो है हमारा विचार जो है एकदम शुद्ध होना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। समझ गए? यानी कि हमें भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और तथा अखंडता है, उसकी हमें रक्षा करनी है और उसे बचा के आगे अगली पीढ़ी तक भी ले जाना है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश की रक्षा सभी नागरिक को करनी है और जब ज़रूरत हो तो आपको उस चीज़ की राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना होगा। धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। समझ गए? धर्म, भाषा, क्षेत्र सभी इस सब से ऊपर उठ करके हमें क्या करना है? भारत के सभी नागरिकों को क्या करना है? समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना से देखना है और ऐसी अंधविश्वास से दूर रहना है, प्रथा से दूर रहना है जो महिलाओं को क्या करता है? अपमान करता है। समझ गए? 6 में है हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। साथ में देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी तथा वन्य जीव है, इसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी पर्यावरण को हमें क्या करना है? बचा के रखना है भविष्य के लिए। समझ गए? उसकी देखभाल करनी है। आगे वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का विकास करें। 9 में है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। 10 में व्यक्ति तथा सामूहिक प्रयत्नों से भी सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें जिससे राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। आगे है माता पिता अथवा अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष के वर्ग के अपने बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। समझ गए? ये हमारा क्या है? मूल अधिकार है। तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है
कि शिक्षकों के लिए शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी की आवश्यकता क्यों है। यानी कि शिक्षा के लिए जो संविधान में जो प्रावधान बनाया गया है उसको शिक्षकों को क्यों जानना ज़रूरी है, इसके बारे में इसमें हम जानेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो SCERT है, नई दिल्ली तथा शिक्षक शिक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद के सामूहिक प्रयास से विकसित शिक्षकों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक लोकतांत्रिक, मानवीय, संवेदनशील, पेशेवर शिक्षक की बात करता है। यानी कि SCERT और NCERT दोनों जो है क्या करती है, एक जो है अपने शिक्षक के लिए क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करती है और उस पाठ्यचर्या में जो है उसमें जो है ये जो पाठ्यचर्या बनाया गया है उसमें जो है एक जो है लोकतांत्रिक, मानवीय, संवेदनशील और पेशेवर शिक्षक की बात करता है। ये जो पाठ्यचर्या है, लोकतंत्र यदि हमारी नैतिक पहचान है तो सामाजिक और आर्थिक न्याय हमारे संविधान की क्या है, आत्मा है। समझ गए। ये मौलिक अधिकार राज्य को कानूनी तौर पर बाध्य करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इसका प्रयोग शिक्षा की प्रक्रिया एवं शिक्षा की व्यवस्था में हो तो प्रावधानों को सही दिशा दी जा सकती है। कहने का मतलब जो भी नियम है, जो भी हमारा यहाँ पे ये मौलिक अधिकार राज्य को क्या करता है, कानूनी तौर पर बाध्य करते हैं, लेकिन ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये क्या है, दूसरी ओर इसका अगर प्रयोग हम शिक्षा के स्तर पर करें तो ये इसको अच्छी दिशा दी जा सकती है। अनुच्छेद 15 सामाजिक न्याय की बात करता है। क्या करता है, अनुच्छेद 15 जो है वो सामाजिक न्याय की बात करता है। जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही राज्य आवश्यकता अनुसार समाज के पिछड़े वर्गों, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ पर है विद्यालय एक लघु समाज है। क्या है, विद्यालय एक लघु समाज है। देख लीजिए इसको, ये जो इसको पढ़ लेने से होता क्या है कि हमें एक तो डीएलएड तो क्लियर होता ही है, उसके बाद आगे का जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें भी उसका भी हमारा बेस इससे तैयार हो जाता है। जो मेन है वो है S2 जो है वो आपको CDP का बहुत अच्छा बेस तैयार कर देता है। समझ गए। उसका भी हम वीडियो दे रहे हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए, यहाँ पर हर विविधता देखने को मिलती है भारत में जो है, और हमारे भारत के विद्यालय में जो है, विद्यालय को क्या कहा गया है, एक लघु समाज कहा गया है। और वहाँ पर विभिन्न तरह की विविधता देखने को हमें मिलती है। इन विविधताओं के कारण उत्पन्न हुए विभेद और उनसे जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों से शिक्षक को रोज रूबरू होना पड़ता है। जो भी विद्यालय में विभेद है, किस कारण से है, समाज से जुड़े मुद्दे हैं, राजनीतिक विषमताएं हैं, इससे क्या करता है, रोज शिक्षक को क्या करता है, उससे सामना करना पड़ता है, उससे रूबरू होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को इनसे जुड़ी समस्या अधिकारों को जानना, समझना एवं कक्ष में यथा संभव उसका प्रयोग करना लोकतांत्रिक शिक्षक की ओर बढ़ाए जाने वाला एक बड़ा कदम होगा। समझ गए। ऐसी स्थिति में क्या करना है, शिक्षकों को उससे जुड़े अधिकार को जानना है, क्या समझाना है एवं कक्ष में यथासंभव उसका प्रयोग करना है। समझ गए। आगे है, यदि कक्षा में सामाजिक न्याय की बात लागू की जाए तो शिक्षा को एक नया आयाम मिल सकता है। उसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार आमतौर पर शिक्षा के अधिकार से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन जिस वर्चस्व व वंचना की बातें आए दिन हमें विद्यालयों में देखने को मिलता है और जिस तरह से वह शिक्षा को प्रभावित करती है, उसके लिए शिक्षकों को यह जानना अनिवार्य है। आगे है, धार्मिक स्वतंत्रता केवल धर्म की ही बात नहीं करता, वरन उन अल्पसंख्यकों के संरक्षण की भी बात करता है जिससे सामाजिक न्याय का सपना पूरा हो सके। समझ गए। आगे देखते हैं।
आगे है विविधता पूर्ण इस धरती पर संरक्षण इन बातों पर निर्भर करता है। यदि बच्चों को ये बातें प्रारंभ से ही बताई जाए या अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रयोग कक्षा में की जाए तो सामाजिक रूप से भारत का खंडित स्वरूप एक अखंड भारत के रूप में विकसित होगा और बच्चों में जिस अधिभावी पहचान बनाने की बात की जा रही है वह समता मूर्त रूप में दृष्टिगत होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों को हम शुरुआत से ही उसके संस्कृति, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी जो विविधतापूर्ण जो माहौल है उससे जुड़ी जो जितने भी अधिकार है और जितने भी उससे जुड़ी समस्या है उसके प्रति अगर बचपन से ही बच्चों को हम बताएंगे तो वो आगे चल के एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। यानी कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकता का मतलब सभी के लिए उपलब्ध कराना। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में यूनिवर्स शब्द का अर्थ विश्व, दुनिया, संसार है। समझ गए, यूनिवर्स का मतलब विश्व, दुनिया या संसार है। इसी से यूनिवर्सलाइजेशन बना है जिसके हिंदी रूपांतरण सार्वभौमिकरण है। सार्वनिजीकरण या सार्वव्यापीकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। इन सब का भाव एक ही है, जब कोई चीज़ या घटना पूरे विश्व तक फैल जाए तो वह स्थिति सार्वजनिक या सर्वव्यापी कहलाती है। समझ गए। उदाहरण के लिए यदि कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए तो हम कहेंगे कि अमुक बीमारी ने सार्वभौमिक रूप धारण कर लिया है। यानी कि अभी के टाइम में जैसे कोरोना चल रहा है, ये क्या है, पूरी दुनिया में फैल गया है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक रूप ले लिया है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार या आतंकवाद पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले ले तो हम कहेंगे कि यह विश्वव्यापी घटना बन गई है, यूनिवर्सल फेनोमेना बन गया है। समझ गए। प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का भी यही अर्थ है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बालक एवं बालिका तक पहुंचाना है। अतः प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण शिक्षा के प्रसार के लिए किए जाने वाले उन प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा इस आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रजाति, रंग, धर्म व लिंग संबंधी विभिन्नताओं का ध्यान किए बिना, आगे देखिए, किए बिना जो है शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ कराए जा सके। यानी कि दुनिया भारत के मतलब किसी भी देश के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए प्राथमिक शिक्षा का पूरा क्या है, प्राथमिक शिक्षा का मतलब उसके लिए पूरा व्यवस्था करना, उससे मतलब प्रत्येक बालक और बालिका जो है उसके पास जो है शिक्षा को पहुंचाना, ये क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1976 में क्या हुआ था, 42वां संशोधन, 1979 में यहाँ पे दिया गया है 44वां संशोधन, फिर 2001 में 93वां संशोधन, वो साइड में उसे लिख। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के सार्वव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण की अवधारणा को सफल बनाने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है। ये जो प्राथमिक शिक्षा है उसका अगर सर्वव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण की अवधारणा, इसको हम सफल बनाना है तो हमें किस किस मानदंड का पालन करना पड़ेगा वो पढ़ेंगे। चलिए, शिक्षा के सार्वव्यापीकरण की अवधारणा को पूर्णतः सफल बनाने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। पहला है शैक्षिक सुविधाओं का सर्वव्यापी प्रावधान। इसका यह तात्पर्य है कि बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित दूरी पर पाठशालाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बिना पाठशालाओं के शिक्षा की सार्वभौमिकता का लक्ष्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। दूसरा है सर्वव्यापी नामांकन। इसका मतलब हुआ सर्वव्यापी नामांकन से तात्पर्य है कि प्राथमिक शिक्षा आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाएं अनिवार्य रूप से पाठशालाओं में अपने नाम दर्ज कराएं और कोई बालक पाठशाला में प्रवेश लेने से रह न जाएं। जब इस आयु वर्ग के समग्र बालक पाठशालाओं में अपना नाम दर्ज कराकर उपस्थिति देंगे तभी प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण संभव है। आगे है सर्वव्यापी रुकावट। इससे तात्पर्य है कि वे सभी विद्यार्थी जिन्हें एक बार पाठशाला में प्रवेश ले लिया वे प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवस्था सफलतापूर्वक पूरी करके
ही पाठशाला छोड़ें, अर्थात प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़कर न चले जाएं। ऐसा न करने से अपव्यय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। समझ गए होंगे आप इसको। हम ऐसा बोल देते हैं, इस तरह से बोल देते हैं कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण की क्या आवश्यकता है? कोई 5 बिंदु लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वव्यापीकरण की आवश्यकता के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। एक में है, प्राथमिक शिक्षा और जन शिक्षा में गहरा संबंध है। प्रारंभिक शिक्षा यदि सार्वजनिकरण के 100% लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है तो नई पीढ़ी स्वयं ही शिक्षित तैयार होगी और अलग से जन शिक्षा व प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार देश में व्याप्त निरक्षरता की समस्या धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। यानी कहने का मतलब प्राथमिक शिक्षा और जन शिक्षा में गहरा संबंध है। प्राथमिक शिक्षा हुआ वो, और बड़ों को जो शिक्षा दिया जाता है वो, इस दोनों में क्या है? गहरा संबंध है। अगर प्राथमिक स्तर से ही हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे तो अगली पीढ़ी जो हमारी आएगी वो शिक्षित तैयार होगी और इसी से क्या होगा? धीरे धीरे निरक्षरता जो है समाप्त होते चले जाएगी। अगला है, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से जन शिक्षा को बढ़ावा मिलता है और जन शिक्षा देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जन शिक्षा द्वारा ही प्रयोगशालाओं में की गई खोजों एवं आविष्कारों को उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सकता है। समझ गए? चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है, नए आविष्कारों का आम जनता जब तक उपयोग करना नहीं सीखेगी तब तक उनका कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। यह उपयोग जन शिक्षा द्वारा ही संभव है। यानी कि जब तक हम बड़ों को शिक्षा नहीं देंगे, जिसके लिए प्रारंभिक शिक्षा ही मुख्य आधार है, अगर शुरुआत से ही हम शिक्षा देंगे तो क्या होगा? आगे चल के जो हमारा पीढ़ी आएगा वो शिक्षित होगा। 4 में, आजकल विश्व के अधिकांश राष्ट्र प्रजातांत्रीय है और हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जड़ें पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा ही सुदृढ़ बनाई जा सकती है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापी होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति के अपने विकास के लिए भी शिक्षा का महत्व है। खुद के विकास के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। अनपढ़ व्यक्ति अपने छोटे छोटे समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। रुपये पैसे खर्च करने के उपरांत भी वह अपने मनोभावों को दूसरे के माध्यम से भलीभांति व्यक्त नहीं कर पाता। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य हिसाब किताब और पढ़ना लिखना जानता है और इस प्रकार यह पढ़ाई उसके दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।